है कि कांग्रेस को अब किस सहारे की जरूरत है, आपको क्या लगता है? क्योंकि नदीम से हम यही बात कर रहे थे। दीपक जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी हाँ, हम नदीम से यही बात कर रहे थे कि कांग्रेस को प्रियंका के सहारे की जरूरत है। आपको लगता है कि प्रियंका के सहारे की जरूरत है कांग्रेस को? नहीं, कांग्रेस को बहुत सारे सहारों की जरूरत है। कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और कांग्रेस एक विपक्ष में अच्छी भूमिका अपनी निभाए। कांग्रेस को इसका अपना माइंडसेट बनाना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है और विपक्ष में अपनी भूमिका के लिए अपने माइंडसेट को तैयार करें, अपने आप को गियर अप करें। उसमें उन्हें जो सहारे चाहिए, चाहे सोनिया जी का मार्गदर्शन चाहिए या प्रियंका का साथ चाहिए, ये राहुल जी स्वयं डिसाइड करें। ये कांग्रेस की इंटरनल राजनीति का हिस्सा है। हमारा सिंपल कहना यह है दीपक जी, और मैं बड़े उससे कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के सामने अब चैलेंज बड़ा है और वो चैलेंज है राष्ट्र निर्माण का। जो गिरावट के पिछले 5 साल निकले हैं, अगर कहा जाए तो दशक ही था, उसमें अर्थव्यवस्था बहुत गहरे संकट में है। आज देखिए, नरेंद्र मोदी जी के आते ही अगर सेंसेक्स 1000 अंक पे पहुंचता है तो आने वाले समय में ये भी इंडिकेशन है कि रुपया जो है वो स्ट्रांग होने जा रहा है डॉलर के कंपैरिजन में। और यही जरूरत है, यही मांग है कि एक एक स्टेप देश का उस तरफ बढ़ाया जाए जिससे अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके, उसे पटरी पे लाया जा सके। तभी नरेंद्र मोदी जी ने जो जो वादे किए हैं देश के साथ, युवाओं के साथ, ये युवा भारत में युवाओं को दिशा देके ही देश की दशा को ठीक किया जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार का समर्थन देश की जनता ने दिया है, उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं और उनको विश्वास दिलाते हैं, उनको आश्वस्त करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जो है उनकी अगुवाई में बहुत तरक्की करेगा और सबका हाथ सबका विकास, सबके साथ सबका विकास और राष्ट्र एक श्रेष्ठ राष्ट्र की तरफ, एक भारत होगा जिसमें जातियां, पंथ, ये वो प्रूफ करके दिखाएंगे और श्रेष्ठ भारत की कैटेगरी में भारत आएगा, ऐसा पूरा विश्वास है। जी नदीम साहब। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, आरती जी को बधाई देता हूं। हमारी बहुत अजीज हैं और बड़ी बहन की तरह से हैं, उनका स्नेह मिलता है, उनको बधाई। उनकी पार्टी चुनाव जीत रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि किस नीतियों की और किस कार्यक्रम की बात करती है। जब पहला फेज था चुनाव का 7 अप्रैल को, तो उस दिन भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आया था। कार्यक्रम उस दिन आपने घोषित किया कि आप क्या करेंगे। दूसरे उसी दिन आपने 7 अप्रैल को कांग्रेस जो मैनिफेस्टो था वो पूरी कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो की आपने कॉपी कर ली थी। आपने कहा सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास। आडवाणी जी आपने जबरदस्ती अहमदाबाद लड़ाया, भोपाल लड़ना चाहते थे। डॉक्टर जोशी को बनारस से कानपुर शिफ्ट कर दिया। सुषमा स्वराज को भोपाल से और मध्य प्रदेश से बाहर आप पुनावाला जी, आप छोड़ दीजिए, अब तो छोड़ दो। अब आप देखिए, अपनी हार से रिकॉन्साइल करिए, आप अपने अंदर झांकिए, हमें देखना बंद करिए। अब आप अंदर अपने झांकिए, बहुत हो गया। आप क्या ये अब आपको शोभा नहीं दे रहा। अब आप बड़े खिसियाए हुए से लग रहे हैं। आज आप मेरा मैनिफेस्टो डिस्कस कर रहे हैं, आज आप ये डिस्कस कर रहे हैं कि आडवाणी जी को भोपाल लड़ना था। आडवाणी जी जहां से लड़े हैं, आडवाणी जी बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। आप अब ये बौखलाहट छोड़िए, खत्म हो गया खेल। जो लड़ाई लड़नी थी, जो आपको काम दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की बैशिंग करने का, वो आपने सही निभाया और अब उसके बाद अब ये ओवर हो गया। अब छोड़िए, आप मेरा मैनिफेस्टो में लोगों को विश्वास ना होता, मेरी लीडरशिप में विश्वास ना होता, तो इस तरह के रिजल्ट जो आप तो कल्पना भी नहीं कर रहे थे, आप तो दिखा रहे थे, वो ऐसे नहीं आते। जनता ने विश्वास दिया, जनता की रिस्पेक्ट करिए। आपके अंदर की कमजोरी आपने बता दी तो आप नाराज हो गई। आप हमारी बहन है, आप इतना नाराज मत होइए। आप चुनाव जीत गई हैं, कोई कमजोरी नहीं है, बिला वजह हो रही है। आप चुनाव जीत गई हैं। मैं तो आपको सच्चाई बता रहा था, जो आप सबका साथ सबका विकास कह रही थी। हमारी बहन नहीं, सच्चाई मत बताइए, आप अपनी सच्चाई को जानिए। आप नहीं, मैं गुस्सा नहीं कर रही, मैं आपसे ये कह रही हूँ, अब आपका
अंदर झांकने का समय है। आपका समय है कि आप ये रियलाइज करें कि आप कहां पे इतना बुरी तरह से आपने लूज किया और क्यों किया। ये आज समय वो है। चलिए नदीम भाई और आरती मेहरा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनुज जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सुल्तानपुर में वरुण गांधी चुनाव जीत गए हैं और नितिन गडकरी कम से कम 50,000 वोटों से लीड कर रहे हैं नागपुर के अंदर। नैनी संघ परिवार पहली बार अपने डीएनए का चुनाव वहां जीत चुका है, ये मान लीजिए। अब वहां पीछे हटने की कोई उम्मीद नहीं हो सकती। और इसके अलावा बीजेपी क्या अपने बलबूते 272 प्राप्त कर लेगी, ये मेरे मन में बहुत बड़ा प्रश्न इस समय है, क्योंकि फिर वो तीनों मुद्दे जो उसके हैं हिंदूवाद के, वो फोर फ्रंट पर कभी न कभी इस शासन के दौरान जरूर आएंगे और वो भारत की राजनीति में दूरगामी परिणाम रखने वाले होंगे। अमरजीत कौर जी, कैसे लग रहे हैं आपको नतीजे? देखिए, इसमें 4-5 चीज हैं बहुत सीधे सीधे। एक तो बहुत स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी जो दिखता था, कैंपेन में भी था, हम लोग भी कह रहे थे कि यूपीए हैज टू गो आउट, और उसको पहले चरण के जो वोटें पड़नी थी उससे पहले ही एंटनी जी ने स्वीकार कर लिया था। और उसके बाद से लगातार ये समझ में आ रही थी खुद यूपीए के अंदर भी कि वो आउट है। दूसरी चीज जो है सोशल इंजीनियरिंग की बीजेपी ने, वो इनकार करने की जितनी मर्जी कोशिश करे। जिस ढंग से उन्होंने बिहार में अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड के कॉम्बिनेशन को लाना है तो इलेक्शन अलायंसेस के, या कर्नाटका में दोबारा से येदियुरप्पा को लाना है कि उनकी जात के सारे वोट मिले, और जिस तरीके से उन्होंने यूपी के अंदर अपने कार्ड्स खेले, कहां कम्युनलिज्म का कार्ड मदद करेगा, कहां कास्ट का कार्ड मदद करेगा, कहां कोई और रीजनल इशू मदद करेगा, ये सारे उन्होंने खेले। तीसरी चीज जो मार्केटिंग की उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट की बेहद मार्केटिंग की गई, और हजारों करोड़ों जो खर्च हुआ है विज्ञापनों के ऊपर, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चाहे प्रिंट मीडिया में, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर गया है इस चुनाव के अंदर कि पॉलिटिकल पार्टीज जो एक्सपेंडिचर करेंगी वो क्या इलेक्शन फंड नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो तो टोटल इलेक्शन पे खर्चों से भी कहीं ज्यादा होने वाला है। तो इससे तो आप जितनी भी छोटी पार्टियां हैं या संसाधन नहीं रखती हैं, तो डेमोक्रेसी के अंदर आप उनको साफ करते हैं तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता। चौथी चीज जो मैं कहना चाह रही हूं इसमें, इसके साथ साथ कि ये जो अभी अनूप जी ने कहा, है ना, वेरी गुड, पूरे देश में जिस तरह के रुझान है उससे मैं बहुत खुश हूँ कि हर जगह बीजेपी को लीड है। और अभी तक तो, अब तो शुरुआत है, अभी तो सिर्फ 3-4 राउंड हुए हैं, 4 राउंड, चौथा चल रहा है। जैन साहब अंदर हैं, हमारे इलेक्शन एजेंट और हमारे सहयोगी कैंडिडेट। सो मेरे ख्याल से भगवान की इच्छा। 50,000 का मार्जिन है। अगर ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, बीजेपी जिस तरह से लीड कर रही है, कहीं ना कहीं मोदी जो अपने अटैक कर रहे हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं, एंड वी आर वेरी प्राउड। एक ऐसे जनरल के पीछे हम लोगों ने जंग लड़ी है जो कि हमें फतेह दिलाने वाला है, तो उसके लिए तो हमें गर्व है, बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। थैंक यू। बीजेपी 2009 में बड़ोदरा 1,36,028 वोटों से जीती थी, 2004 में 6,603 मात्र वोट से जीती थी, और 1999 में 32,049 वोट से जीती थी। मतलब आज तक इतने अधिक वोटों से बड़ोदरा सीट कभी नहीं जीती थी जब से भाजपा वहां से जीतना 1991 से 2009 तक में एक बार केवल कांग्रेस जीती है, लेकिन ये लीड सबसे बड़ी लीड है। एक ही बार 1 लाख से ज्यादा गई है, तो सब बार 50,000 के नीचे से जीती है। दीपक, ये एक बात और कहूंगा, जो ट्रेंड है महाराष्ट्र और हरियाणा, जिनके विधानसभा चुनाव 4 महीने बाद होने वाले हैं, ये दोनों कांग्रेस के हाथ से निकलने जा रहे हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं, क्योंकि इसके बाद आंध्र निकल चुका है, इसके बाद कांग्रेस के हाथ में कोई भी बड़ा राज्य नहीं बचने वाला है। मैं जो कहना चाह रही हूँ, मैं बात पूरी नहीं कर पाई थी, मैं ये सीधे सीधे कहना चाह रही हूँ कि इस सारे साम दंड भेद जिसको बोलते हैं ना, सभी शस्त्र इस्तेमाल किए गए थे, इसलिए ये सुनामी उस ढंग से कोई पॉजिटिव सुनामी, ये पॉजिटिव वोट नहीं है, ये यूपीए को अपदस्त करने का जो नेगेटिव था, उस वोट के ऊपर जो
3-4 फैक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। आज तो उन मान 3-4 जाइए। फैक्टर्स में दीपक जी ये तो कहना आज ही तो मान पड़ेगा। जाइए कम से कम। ये बात बंद नहीं होगी कि पूरा का पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर थोड़ा तो मोदी की पीठ के पीछे स्पोर्ट्समैनशिप खड़ा था। दिखाइए। आज की जो लोगों को समझा दिया कि वोट दे दो। नहीं, लोगों का सवाल नहीं है, माहौल बनाने की बात मैं कर रही हूँ, एक्सपेंडिचर की बात कर रही हूँ, काले पैसे तो के उसका खर्चों तो की असर बात दिख कर रहा रही है हूँ। ना। जनता के बीच में एक माहौल बनता है, उसके बाद डिफीट होती है। तो एक माहौल जिंदा था, एंटी इनकम्बेंसी, और उसमें कांग्रेस को अपदस्त कौन कर सकता है? तो मेन लीडिंग पार्टी बीजेपी थी, वो उस अल्टरनेटिव को देने की पोजीशन में आई। जो अल्टरनेटिव दे पाया उसने कांग्रेस को अपदस्त किया। लेकिन जो डेंजर उभर रहा है, जो इन्होंने कहा, इन्होंने अपने दृष्टिकोण से जैसे भी कहा, वो डेंजर ये है कि अगर ये अकेले मेजोरिटी लेते हैं तो फिर मेजोरिटेरियनिज्म की जो पॉलिटिक्स है उसको चलाएंगे कि जो आज बड़ी काफी अच्छा प्रदर्शन रहा था आम आदमी पार्टी का, इस बार आपको क्या लगता है? आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन विधानसभा में भी अच्छा था, लोकसभा के अंदर भी अच्छा होगा, और हमारा परफॉर्मेंस इस आधार पर जज होना चाहिए हमने देश की राजनीति को कितना प्रभावित किया। हम पहले भी कहते रहे हैं कि हम इस देश के अंदर सांसद, विधायक, मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए नहीं आए हैं। देश में जिस तरीके का भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। आम आदमी को एम्पावर्ड होना चाहिए, सशक्तिकरण उसका होना चाहिए, स्वराज होना चाहिए, ये हम कहते हैं। अगर हम इसमें कामयाब हैं तो देश की राजनीति अगर बदल रही है तो इससे बड़ी कामयाबी क्या होगी? एग्जिट पोल तो अभी तक मतलब आम आदमी पार्टी को 1 या 2 सीट दे रहे हैं, आपको क्या उम्मीद है? अब तो नतीजे सामने आने वाले, तो एग्जिट पोल का कोई मतलब है नहीं। एग्जिट पोल के बारे में जो चर्चा थी वो कल तक थी, अच्छा था माइकल से। जिस तरह से मतलब बातें की जा रही हैं आम आदमी पार्टी की मतलब कम सीटें आएंगी, जिस तरह ग्राफ धीरे धीरे नीचे गिरता जा रहा है, उसको सुधारने के लिए अब देखो ये तो पता चलेगा रिजल्ट के बाद ना कि ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब एग्जिट पोल के आधार पर कैसे आप अंदाजा लगा सकते हैं? ठीक है। तो आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष बोलते हुए ये स्वीकार करने को राजी नहीं है कि उनको चुनावी जीत हासिल नहीं हो रही है या नहीं होने वाली है। वो सिर्फ ये तर्क दे रहे हैं कि हमें इस हिसाब से जज किया जाए कि देश की राजनीति को हमने कितना बदला है। उन्होंने धरने दिए हैं, प्रदर्शन किए हैं और 49 दिन बाद मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़कर भाग गए हैं। जी हाँ, इतना परिवर्तन जरूर हुआ है आम आदमी पार्टी की राजनीति के अंदर। संदीप दुबे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन संदीप दुबे ये भी एक हकीकत है। हम बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस कितनी सीटों पर आया है। 540 के नतीजे, माफ कीजिएगा, रुझान सामने आ गए हैं। 543 कुल सीटें हैं। बीजेपी 316 पर आगे है, कांग्रेस मात्र 78 पर, अदर्स 146 पर। तो ये बताता है कि किस तरह की सुनामी थी नरेंद्र मोदी की इस पूरे इसमें। जो सवाल आप पूछ रहे हैं वो मेन ये है कि कितना बड़ा मेजॉरिटी लेके क्या बीजेपी अपना हिंदुत्व के एजेंडा पे फिर वापस जाएगी, क्योंकि आरएसएस का इसका बहुत बड़ा भूमिका रही इस चुनाव में। नरेंद्र मोदी खुद हिंदुत्व के आइकॉन माने जाते हैं। क्या 370 का मुद्दा फिर उठेगा? क्या जिस तरह से जो डिविजिव पॉलिटिक्स बीजेपी करता रहा है और जिस तरह से गुजरात में आपने देखा उन्होंने 3 टर्म लिया, तो क्या वो पॉलिटिक्स नेशनल लेवल पे आएगा और क्या इससे जो है डिवीजन सोसाइटी में ज्यादा बढ़ेंगे? क्योंकि अभी से वो लैंग्वेज शुरू हो गई, इटालियन वर्ड फिर 10 साल बाद वापस आ गया। 10 साल से तो जब सोनिया गांधी लोगों के घर गई, अलायंसेस बनाए, पार्टी को पावर में लाई, तो बीजेपी ने ये सब लैंग्वेज बंद कर दिया था क्योंकि वो अपने हार को स्वीकार करने में बहुत कोशिश कर रहे थे। अब सडनली क्योंकि जीत आ गई है सामने, तो वो सारे के सारे इश्यूज बीजेपी फिर वापस लाएगी, वो लैंग्वेज फिर से दोहराएगी, वो अब्यूज, वो हेट। क्योंकि अभी मेरा मानना है कि विक्ट्री में आदमी को ग्रेसफुल होना चाहिए। क्या बीजेपी वो ग्रेस दिखाएगी, या जो बीजेपी के हार्डकोर हिंदुत्व के एलिमेंट्स हैं क्या वो देश में फिर से वो प्रचार करेंगे? सोनिया गांधी अब सबसे बुरी औरत हो गई, 10 साल तक तो सबसे अच्छी थी। आपको सभी 543 सीटों के रुझान आ गए हैं और बीजेपी 300 से ज्यादा सीटों पर आ गए हैं। 319 सीटों पर बीजेपी आ गए है। अकेले सरकार बना सकती है बीजेपी का अकेले का आंकड़ा कितना है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। क्या 272 है? इससे तो लगता है कि शायद है 272 क्रॉस कर लिया होगा उन्होंने। सभी 543 सीटों के रुझान आ गए हैं। बीजेपी 319 से ज्यादा सीटों पर आगे है। अगर 49 सीट अतिरिक्त है तो अकेले सरकार बना सकती है बीजेपी, यानी 272 का नंबर बीजेपी के पास है। 272 का नंबर बीजेपी के पास है। अवधेश कुमार जी, क्या पुराने मुद्दों पर वापस लौटेगी बीजेपी? ये गलती करेगी? देखिए, ऐसा है कि ये सोच की बात है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के सारे पुराने मुद्दे ही गलत थे। सवाल तो ये उठता है ना
कि हम जो शब्द प्रयोग करते हैं कि भैया इटालियन, ये आज के शब्द नहीं है, ये दूसरी पार्टियों ने भी प्रयोग किया है आकर के। तो यूज नहीं, तो नहीं यूज हुआ है। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है, अरे पहला ये इसको गहराई से समझना पड़ेगा कि भारत में राजनीति की दो धाराएं रही हैं। सो एक कांग्रेस में दो धाराएं रही है। महात्मा गांधी इस देश को आध्यात्मिक राष्ट्र बनाना चाहते थे, उसी धारा के वल्लभ भाई पटेल। भारत में राजनीति की दो धाराएं रही हैं। सो एक कांग्रेस में दो धाराएं रही है। महात्मा गांधी इस देश को आध्यात्मिक राष्ट्र बनाना चाहते थे, उसी धारा के वल्लभ भाई पटेल थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से गोविंद बल्लभ पंत थे। एक बड़ी धारा थी, मदन मोहन मालवीय थे। तो भारत की राजनीति में ये दो धाराएं लंबे समय से चल रही है। मुझे हिंदुत्व से कोई समस्या नहीं है। अगर वो मुस्लिम विरोधी है, अगर वो ईसाईयत विरोधी होती है, तब मुझे समस्या हो सकती है। नहीं तो हिंदुत्व एक व्यापक विचारधारा है। अगर उसके आधार पर देश अगर चलता है तब तो उसमें कोई संकट ही नहीं है। हिंदुत्व में कहीं सांप्रदायिकता नहीं है, कहीं जातिवाद नहीं है। सबको सुखी करने का विचार है जो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है। विवेकानंद का हिंदुत्व है। नहीं, मैं एक मिनट आपको रोकूंगा। गांधी जी का हिंदुत्व भी है, विवेकानंद का भी है। बीजेपी अभी इन बड़े एनालिसिस के बीच में मैं खबर दे दूं, और खबर ये है कि मुलायम सिंह यादव अब आजमगढ़ में रमाकांत यादव से 391 वोटों से आगे हो गए हैं। तो मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ में रमाकांत यादव से 391 वोटों से आगे हो गए हैं। ये अब तक की बड़ी खबर है। और इसके अलावा जो बड़ी खबरें आ रही हैं उसमें हम आपको नरेंद्र मोदी के बारे में बता दें। नरेंद्र मोदी बनारस में अरविंद केजरीवाल से 24,945 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट 10:54 पर कहती है। और जो तीसरी सीट जिस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं वो सीट है अमेठी की। तो अमेठी में जो है 2020 का मैच चल रहा है स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच। इस वक्त राहुल गांधी स्मृति ईरानी से 2,293 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये वहां का है। कुमार विश्वास वहां पर फिलहाल सीन में नहीं है। अवधेश जी आप अपनी बात पूरी करें। आपको बनारस का दोबारा बताइए। वो आ जाएंगे 44,000 से आगे है। तो पहले का 4 लाख का जो वो था वो वडोदरा। दीपक जी, आज की भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व से बहुत परे जा चुकी है। आप स्वयं आपने कवर किया है। जब अटल जी की सरकार थी उस समय से वो सारे परे जा चुके हैं। अपने मैनिफेस्टो के अंतिम में जिस प्रकार से भाषा लिखते हैं, वो मुझे इसकी उम्मीद नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा के पुराने स्तर पर लौटेगी। लेकिन हिंदुत्व से मुझे कभी कोई समस्या नहीं रहा है। हिंदुत्व में कहीं किसी जाति का, कहीं किसी संप्रदाय का विरोध नहीं है। बिल्कुल इसकी गलत व्याख्या हमेशा भारत में और बुद्धिजीवियों द्वारा की जाती है। अमरजीत कौर जी, मैं कहना ये चाहती हूँ, हिंदुत्व में और हिंदू वे ऑफ लाइफ में बहुत बड़ा फर्क है। जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो उसकी डिफाइनिंग जिस ढंग से संघ परिवार करता है नागपुर से या बीजेपी करती है, उसमें कम्युनल टिंज रहता है। जब हिंदू वे ऑफ लाइफ बात कैसे रहता है? अवधेश जी जो कह रहे हैं, सुनिए मैं बता रही, जो अवधेश जी कह रहे हैं असल में दैट इज हिंदू वे ऑफ लाइफ, जो इस पूरे खित्ते के अंदर इस देश के लोगों ने एक्सेप्ट किया। उसी में ही एसिमिलेशन की गुंजाइश है, उसी में ही टॉलरेंस है, उसी में ही डाइवर्सिटीज को एक्सेप्ट करने की बात है, विभिन्नताओं को कबूलने की बात है, और वो इरेशनल नहीं होता। दैट इज हिंदू वे ऑफ लाइफ, जिसको आजकल की टर्मिनोलॉजी में हिंदुत्व बोलते हैं, जिसको फटाफट कैच कर लिया बीजेपी ने। और इनका हिंदुत्व मेजोरिटेरियनिज्म है, कम्युनिटीज के हिसाब से मेजोरिटेरियनिज्म है। जहां तक बीजेपी का हिंदुत्व है, वो हिंदुत्व वो नहीं है जिसको अवधेश जी डिफाइन कर रहे हैं। और मैं ये समझती हूँ कि बीजेपी ये जरूर समझ चुकी है, खास करके आरएसएस ये जरूर समझ चुकी है कि सीधे और भोंडे ढंग से अपनी बात रखोगे तो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी, डिस्टेंस करना पड़ेगा। जैसे गिरिराज की स्टेटमेंट से इनको डिस्टेंस करना पड़ा। आज देश पूछ सकता है ना कि कितने % वोट इनको मिले हैं, बीजेपी को कितने % वोट इनको नहीं मिले हैं। वो सारे हिंदुस्तानी अब पाकिस्तान जाएंगे क्या? तो इन्होंने झट से उससे डिस्टेंस कर लिया। इनको ये पता है, तो लेकिन आप अगर हम ये मान लें कि ये सतत तरीके से उसी सियासत को नहीं करेंगे तो गलतफहमी होगी। ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी अगर हम ये मान रहे हैं आप कि सतत तरीके से पे चल रही हैं आप। एजम्पशन पे क्या ऐसा हो जाएगा? नहीं आएगी वो तो घर नहीं में जाएगा, आग लग उनकी प्रैक्टिस रहेगी। आ जाएगा मेरे घर में, बच्चे को डाले जाएगा। इट इज नॉट पॉलिटिक्स ऑफ इमेजिनेशन। उनकी जो प्रैक्टिस रही है उस प्रैक्टिस को वो छोड़ेंगे, इसका हमें शक है। छोड़ देंगे, इसकी हमें इच्छा है। इस देश की बेहतरी उसी में होगी।
लेकिन उनकी प्रैक्टिस रही है, उस प्रैक्टिस के बेसिस में कह रही हूँ कि इस प्रैक्टिस को वो छोड़ेंगे क्या, कि सटल तरीके से उसको आगे बढ़ाएंगे। उस पे जब सवाल आता है तो उनकी वो प्रैक्टिस। लेकिन अमरजीत जी, इस तरह तो जो मैंडेट उनको मिल रहा है उस पर आप सवाल उठा रही हैं, देश की जनता पर सवाल उठा रही हैं। क्या जनता तो मूर्ख नहीं है ना अगर वो जा रही है? तो आपको बता दिया ना, मैंडेट उनको मिला। मैंडेट सिर्फ इस बात से नहीं मिला जो वो पॉजिटिव एजेंडा लेके निकले हैं। मैंडेट को लाने के लिए उन्होंने जितनी सोशल इंजीनियरिंग साथ में की है, बहुत सारे फैक्टर्स उन्होंने किए हैं और कैंपेन जिस ढंग से चलाया है, निरस्त कर दिया कांग्रेस की कैंपेन को। इतनी बड़ी मेजर पार्टी जो सत्ता में बैठी है, ना इशू समझा पाई, ना जिन मुद्दों के ऊपर इनकी खिलाफत है ना उसको एक्सप्लेन कर पाए। ये नहीं कर पाए। हम लोगों का अपनी जगह फेलियर होगा, उनका अपनी जगह फेलियर है, दूसरी और फोर्सेस है। तो ये मान लेना कि देश की जनता ने उस सियासत को वोट दे दिया, ये गलत होगा। नरेंद्र मोदी को कांग्रेस की विफलता ने लगातार गुजरात में बिठाया, तो उसका अर्थ ये नहीं कि गुजरात की जनता सारी कम्युनल हो गई। इसलिए ये डिफाइन नहीं कीजिए, इस देश की जनता कम्युनल नहीं है। इसी वजह से बार बार मोदी को ये कहना पड़ा मैं धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगता। 37-38 तो फायदा क्या बीजेपी को आ रही है। हाँ, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि जनता कम्युनल है। 40 पर 40 वोट कांग्रेस को आई थी, ये उतना। तो ये तो और भी बड़ा अचीवमेंट हुआ, ये तो और भी बड़ा अचीवमेंट हुआ कि जनता कम्युनल नहीं है फिर भी वोट डाल रही है बीजेपी को। तो ये तो बीजेपी के लिए और भी बड़ा जब रिजल्ट ये बीजेपी को समझना पड़ेगा ना इस बात को कि जनता कम्युनल नहीं है। 320 पर लीड नहीं, अगर वो मानते होते जनता कम्युनल है तो वो ये नहीं कहते। आखिर के अंदर जो कहना शुरू कर दिया मैं धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग रहा हूं चाहे मैं हार जाऊं, ये कहना पड़ा ना। ये इस देश की जनता की जीत है कि इस देश के अंदर जो आएगा उसको कहना पड़ेगा। तो आपको तो खुश होना चाहिए इससे। शब्दों में ना भी हम खुश होना चाहिए अमरजीत कौर जी। हाँ जी, इससे तो आपको खुश होना चाहिए। इस देश की जनता की खुशी है, इस देश के वास्ते जरूरी है कि इस देश के अंदर लोग चाहते हैं अमन चैन और विभिन्नता की एक्सेप्टेंस। विश्वास कर लो आप। चलिए विश्वास किस पे करें? जनता पे विश्वास है ना, जो जनता ने जनादेश दिया उसको लेके आगे चलेंगे। करने के लिए 2 लोग और जुड़ रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु हमारे साथ है और अमी याग्निक आपके साथ है। अमी याग्निक जी, अब तो हार स्वीकार कर लीजिए, मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी वाकई अब की बार मोदी सरकार लेकर आ गए हैं। वी एक्सेप्ट हमारी डिफीट, हमने हार मान ली। पर मैं तो यही कहूंगी कि पीपल्स वर्डिक्ट है, जनादेश है, पीपल्स मैंडेट है, तो सर आंखों पर। वही आरजेडी को आदर्श। कैप्टन अभिमन्यु, क्या कहेंगे आप इस वर्डिक्ट पर? बड़ा सदा हुआ प्रतिक्रिया है अमी याग्निक का। दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी को प्रसन्नता है, खुशी है कि देश की जनता ने सुशासन और विकास के पक्ष में नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना जनादेश दिया है। हम बड़ी विनम्रता पूर्वक सर झुका करके इस जनादेश को स्वीकार करते हैं, इसको सम्मानपूर्वक स्वीकार करते हैं और इससे हमारा संकल्प बढ़ता है कि देश की जनता ने अब परिवारवाद को, तानाशाही को, जातिवाद को, अल्पसंख्यकवाद को, वोट बैंक की राजनीति को, क्षेत्रवाद को, भाषावाद को और नारेवाद की राजनीति को निकार करके सुशासन और विकास की बात करने वाले लोगों के पक्ष में ये जनादेश दिया है। हम जनता की जो हमारे प्रति आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उनको बखूबी हम समझते हैं, उनका बोध है, हमको एहसास है और हमारा संकल्प इतने स्पष्ट जनादेश से और मजबूत होता है कि जिस दिशा में ले जाने की हम देश को बात कर रहे हैं, जनता उस दिशा को अपना समर्थन दे रही है और आशीर्वाद दे रही है और हमारी दिशा सही है और उस दिशा में हमको आगे बढ़ना है। बिल्कुल कैप्टन, आपने कहा आपकी दिशा बिल्कुल सही है, लेकिन आपके विरोधी, खासतौर से राजनीतिक विरोधी, ये आशंका जता रहे हैं कि आप अपनी सरकार बनाएंगे तो फिर अपने पुराने एजेंडे कट्टर हिंदुत्व पर लौटेंगे। शीतल जी, जब तक हमारे राजनीतिक विपक्ष के लोग देश की जनता को इस अल्पसंख्यकवाद और सांप्रदायिकता की चर्चा में उलझा करके रखेंगे, जब तक ये नारेवाद की राजनीति और जातिवाद की, परिवारवाद की राजनीति करते रहेंगे, तब तक देश की जनता सुशासन और विकास के पक्ष में मतदान करेगी। आज ये 2014 के चुनाव के परिणाम ने भविष्य की राजनीतिक दिशा को ये तय कर दिया है। ये चुनाव अपने आप में ऐतिहासिक चुनाव है। पूरी धरती पर इतना बड़ा चुनाव की प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं हुई होगी कि 82 करोड़ मतदाताओं में से ऐतिहासिक 67% लोग अपना मतदान करते हैं और 55-56 करोड़ लोग, जो अमेरिका की आबादी से भी लगभग 2 गुना है, वो मतदान करते हुए देश की राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन करते हैं।
कांग्रेस अपने न्यूनतम पर जा रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने ऐतिहासिक ऊंचाई को छू रही है। ये भविष्य की राजनीतिक दिशा का एक स्पष्ट संकेत है। एक्सपेक्टेशंस का एक बड़ा भारी बोझ अब नरेंद्र मोदी ढोएंगे, एक्सपेक्टेशंस का पूरे देश का, जिसने इतना बड़ा मैंडेट दिया है। सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए आपकी सरकार बनती है अगर, तो क्या होने वाली है सबसे पहली और बड़ी चुनौती? निश्चित तौर पर हमें पूरी तरह से एहसास है, बोध है कि भारत की जनता की जो हमसे अपेक्षाएं हैं, जो आशाएं हैं, और नरेंद्र भाई मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के वो कंधे मजबूत हैं उस जिम्मेदारी के बोझ को उठाने के लिए। हम देश की जनता को साथ में लेकर के पहली प्राथमिकता के आधार पर कि भारत के अर्थतंत्र को मजबूत करते हुए, महंगाई पर काबू पाते हुए, भ्रष्टाचार को 33% वोट मिला था दिल्ली में। अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं, हमारा वोट बैंक दिल्ली में बढ़ा है, 33% तक पहुंच गया है, जैसा मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर देख रहा था, और ये शायद अभी और डेवलप होगा। लेकिन एक भी सीट नहीं अभी ट्रेंड पे आई है, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। पर इधर सरप्राइजिंगली पंजाब में सीट्स आ रही हैं। तो एक 1.5 साल पुरानी पार्टी के लिए हम जो राजनीति को बदलने के लिए निकले थे, बहुत सारी चीजें तो हमने एक माहौल बनाया है पूरे देश में, जिससे बाकी पार्टियों के लिए भी दागी कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना, उनको टिकट देना भारी पड़ रहा है, उनसे सवाल पूछा जा रहा है। तो राजनीति की सफाई का काम तो आम आदमी पार्टी कर ही रही है। लेकिन हम पहले से कह रहे थे कि इस चुनाव में, इस आम चुनाव में हम बहुत नंबर गेम्स में बहुत कहीं नहीं रहेंगे। पूरे देश में प्रेजेंस बनाएंगे, पूरे देश में हमारी एक लीडरशिप खड़ी होगी, और वो हो रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते थे कि 100 सीटें जीतेंगे। अरविंद केजरीवाल 100 सीटों का दावा कर रहे थे, तो गलती कहाँ हुई? मुझे लगता है 100 सीटों पर आप देखेंगे तो हम बहुत अच्छे फाइट में होंगे। नहीं, लेकिन इसमें कुछ मुझे पहले भी नहीं लगता था कि हम बहुत कोई सरकार बनाने की दौड़ में शामिल हो गए हैं या किसी के नंबर गेम में शामिल हो गए हैं। हम जहां खड़े थे, मुझे लगता है उससे आगे हैं। हम एक विधानसभा चुनाव अभी तक लड़े थे, एक विधानसभा चुनाव में हम उस दिल्ली में 29% वोट लेके खड़े हुए थे। अभी हम उसी राज्य में दिल्ली में 33% वोट के साथ खड़े हुए हैं। इसका मतलब दिल्ली के वोटर्स ने भी और भरोसा जताया है हम पर। लेकिन ये पॉलिटिकल कैलकुलेशन है, भारतीय जनता पार्टी के पास में 46% वोट गया है। 46% और 33% के डिफरेंस के बीच में सीट्स भारतीय जनता पार्टी के पास जा रही है। पता नहीं, ये तो सब जताती हुई नहीं दिख रही है आम आदमी पार्टी पर। दिल्ली में एक सीट आपकी नहीं आ रही है, इसके लिए क्या कहें? क्या रणनीति में कमी रही? हो सकता है, ये सब तो चीजें बात की चीजें हैं। अभी तो सारे फाइनल रिजल्ट्स आ जाएं, उसके बाद बैठेंगे, देखेंगे कहाँ क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था। पंजाब में रहती है तो क्या रिजल्ट अलग आते हैं? पता नहीं, अब तो बहुत सारे इवेंट बैट हो सकते हैं। अभी तो अब तो क्योंकि सरकार में है नहीं, तो किसी भी चीज पे इफ लगा के बैट कर सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हमने जिस चीज के लिए राजनीति शुरू की थी, हम वो कर रहे हैं। इस देश की राजनीति को साफ करने का काम आम आदमी पार्टी ने बहुत बखूबी किया है, पूरे देश में किया है। बड़े बड़े दिग्गजों को पसीने आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे। और चलिए, तो इलेक्शन ब्रेकिंग रुझानों में दीपक, बीजेपी को अकेले बहुमत मिल चुका है। तो अब की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, बीजेपी को पहली बार भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार कांग्रेस के अलावा किसी एक और राजनीतिक पार्टी को रुझानों के हिसाब से पूर्ण बहुमत मिल चुका है। ये बहुमत जब नतीजे पूरे आ जाएंगे, जब पूरी काउंटिंग खत्म हो जाएगी, तब रहेंगे या नहीं ये नहीं कहा जा सकता। इसके बारे में श्योर नहीं है हम, इसके बारे में कोई श्योरली नहीं कह सकता। लेकिन रुझानों में अकेले बहुमत आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी का खाता खुला। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का खाता खुल चुका है। संगरूर से भगवंत मान आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जीत चुके हैं। प्रभु, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, 272 बीजेपी अकेले, हम तो एक्सरसाइज कर रहे थे 268 एनडीए और 269 अगर मोदी की लहर चल गई तो, जब सब अपने कैलकुलेशन लगा रहे थे तब। लेकिन 272 अकेले, क्या मायने हैं? सुबह अगर डिस्कशन हुआ था आपको याद है, मैंने कहा 300 पे हिट करेंगे, अगर यही चलता रहा। और कल उस दिन जो आपने पूछा था कि बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी, 268, जब मैंने कहा था उस वक्त कि अगर वेव को वोट कन्वर्ट होते हैं 268 तक, उसको खुद कहा था। तो ये मोदी की वेव है, आप किसी और आंकड़ों को देखें कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके अंदर, क्योंकि मोदी की वेव, मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर जब तक बिहार और यूपी से 80 सीटें नहीं आती, ये 270 नहीं क्रॉस करेंगे। वही हुआ कि बिहार और यूपी मिला करके 80 से ऊपर सीटें आ रही हैं। बाकी प्रदेशों के अंदर महाराष्ट्र, यूपी और बिहार मिलकर के 150 और 140 के करीब सीटें बीजेपी को मिल रही हैं 272 में से। तो बाकी सारे हिंदुस्तान में 130 से 140 हैं। तो 3 से अगर राजस्थान को मिला दें तो 175 160 सीटें मिल जाती हैं। 272 पे अगर जाकर रुकते हैं, जाकर के हो सकता है 250 पे हो या 270 पे हो, इससे ऊपर ही होगा।
तो पहली बार 1984 के बाद किसी एक पार्टी, ये देखिए कि इस बार पहली बार हुआ है कि कांग्रेस के अलावा कोई एक सिंगल पार्टी ऑल इंडिया पार्टी बन गई, परंतु उसका कंसंट्रेशन इतना कम है कि कुछ ही स्टेट्स के अंदर उनकी सीटें हैं, सारे प्रदेशों के अंदर। अब बिहार के अंदर उनके बढ़ा, पहले भी काफी सीटें उनकी हुआ करती थी। आपको याद है बिहार में तो जब जनसंघ के नाम से बहुत सारी सीटें जीती थी उन्होंने। आसाम के अंदर जो उन्होंने अचीवमेंट किया है पहली बार, जिसकी वजह से तरुण गोगोई को इस्तीफा भी देना पड़ रहा है, तो ये मोदी की एक्सेप्टेबिलिटी, कास्ट को तोड़ दिया उन्होंने, बैरियर को तोड़ दिया। वो एक स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर देश के अंदर चाहते हैं। पिछले 10 साल से देश के अंदर नेतृत्व की कमी दिखाई दे रही थी, कोई बड़ा नेता भारत का नहीं बन रहा था। भारत इतना बड़ा देश है, स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर देश के अंदर चाहते हैं। पिछले 10 साल से देश के अंदर नेतृत्व की कमी दिखाई दे रही थी, कोई बड़ा नेता भारत का नहीं बन रहा था। भारत इतना बड़ा देश है, तीसरी शक्ति है आर्थिक दृष्टि के हिसाब से, जापान को भी बीट कर दिया है इसने, उसके बावजूद भारत की रिस्पेक्ट नहीं होती। तो लोगों ने एक व्यक्ति को चुना है, पर्टिकुलरली काउ बेल्ट में, हिंदी बेल्ट के अंदर जो है, वेस्ट ले लीजिए, नॉर्थ ले लीजिए, साउथ में अगर आपने देखा, कल हमने जो हमारे जो इलेक्शन की जो एग्जिट पोल है गलत कहां पर हुए हैं, वेस्ट बंगाल में गलत हो रहे हैं थोड़े से, तमिलनाडु में गलत हो रहे हैं, उड़ीसा में गलत हो रहे हैं। वहां पर तमिलनाडु के अंदर वो 33 के करीब सीटें जीतने वाली है और ममता भी 33-35 के करीब सीटें जीतने वाली है। उड़ीसा के अंदर नवीन पटनायक अभी तक 14-15 सीट पर लीड कर रहे हैं। जो अच्छे चीफ मिनिस्टर माने जाते हैं, दबंग चीफ मिनिस्टर माने जाते हैं, वो जीत रहे हैं। और देश का जो दबंग नेता है जिसका नाम नरेंद्र भाई मोदी है, उसको लोगों ने वोट दिया है, अखिलेश को नहीं दिया, क्योंकि अखिलेश के यहाँ 5 चीफ मिनिस्टर और भी काम कर रहे थे। तो जो चीफ मिनिस्टर, अब बादल साहब को नहीं दिया, वहां पर भी काफी इतना जितने मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिले। तो लगता है कि देश अब अच्छे नेतृत्व को चाहता है, चाहे वो स्टेट लेवल पे। और दूसरा ये है कि पहली बार हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्र में, कैपिटल में बैठे हुए लोग इररिलेवेंट हो गए, चाहे वे राहुल गांधी हों, चाहे बीजेपी के नेता हों, जो दिल्ली से राष्ट्र की चलाते थे राजनेता हों। अब राजनेता जो हैं वो दिल्ली को चलाएंगे, इसके बाद ये फैसला। मैं एक खबर और दे दूं, यहाँ पर जो अमृतसर से आ रही है, अमृतसर में अभी जो ट्रेंड चल रहा है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक, मैं टाइमिंग भी आपको बताता हूं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट इस वक्त कहती है कि अमृतसर के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह से पीछे चल रहे हैं अरुण जेटली, लगभग 35,796 वोटों से, 35,796 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो ये एक बड़ा नाम है जो पीछे चल रहा है, वरना भारतीय जनता पार्टी का हर नेता इस वक्त आगे चल रहा है चुनाव नतीजों में। सीधे चलते हैं हम इस वक्त बीजेपी दफ्तर, हमारे साथ कैप्टन अभिमन्यु जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अमी याग्निक जुड़ी हुई हैं। कैप्टन अभिमन्यु, 272 आप ट्रेंड में अपने दम पर पा चुके हैं, ऐसे में क्या पार्टी का एजेंडा बदलेगा? दीपक जी, ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय जनादेश भारत की जनता ने दिया है और मैं फिर कहूंगा कि हम बड़ी विनम्रता पूर्वक इस निर्णय को स्वीकार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है, वो है सुशासन और विकास। जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने गुजरात के मॉडल से लेकर के अन्य राज्यों में जो सुशासन और विकास किया, उसको लेकर के जो देश की जनता के सामने जो मॉडल रखा है, वही हमारा एजेंडा रहेगा, वही हमारा सरकार का संकल्प रहेगा कि भारत किस प्रकार से तरक्की कर सके, महंगाई पर काबू पाया जा सके, किस प्रकार से देश की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके, बेरोजगारी को कम किया जा सके और भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके। वही एजेंडा को लेकर के हमारे सरकार काम करने वाली है और उस पर हम बहुत मजबूती से आगे बढ़ेंगे। मजबूती से आप बढ़ेंगे। अमी याग्निक अगर मेरे साथ जुड़ी हुई तो अमी, मेरा सवाल ये होगा कि आखिर चूक कहां से हो गई कांग्रेस से? कांग्रेस क्यों पब्लिक का मूड समझने में गड़बड़ कर गई? शायद अमी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल अमरजीत कौर जी, कहां लगता है आपको कि पब्लिक का मूड समझने में गड़बड़ कर गई आप जैसी पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस जैसी पॉलिटिकल पार्टी? अब इसमें ये मत बोलना कॉर्पोरेट घराने ने हमारे आंख बंद कर दी थी। देखिए, हमने मूड समझने में कोई गलती नहीं की। हम सीधे सीधे कह रहे थे कि कांग्रेस सत्ता से अपदस्थ होगी। हमारा लगातार 2 साल से ये विश्लेषण था कि यूपीए गवर्नमेंट को जाना होगा, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी यंगर जनरेशन के अंदर जिस तरीके से फैल रही और खास करके कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो बढ़ रहा है,
हम तो जानते हैं कि जो ट्रेड यूनियंस किस तरीके से पिछले 5 साल से इस गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रही थी। ऑल ट्रेड यूनियंस इंक्लूडिंग जो इंटक है, सभी, हम लोग भी थे, इवन बीएमएस भी उसमें थी। तो ये वर्कर्स के बीच में, पीजेंट्स के बीच में गुस्सा, यूथ के बीच में गुस्सा, और जो दिल्ली के इलेक्शन में भी रिफ्लेक्ट हुआ, ये साफ साफ दिख रहा था। तो इसमें कोई आंकलन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मालूम था कि यूपीए जाएगी, लेकिन उसके आने के बदले में कौन विकल्प बनेगा, उस विकल्प की प्रयास की गई। उस विकल्प के अंदर जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो पहले सत्ता में रह चुकी थी एज एनडीए, वो अभी भी, चूंकि वो मेजर पार्टी थी, वो ही मेन अपोजिशन थी, वो उस खिला को, उस खालीपन को भरने में अपने सारे जो उन्होंने हथकंडे अपनाए, उस हिसाब से उसमें वो कामयाब हुए। तीसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, जो मैंने कही तो आप लोग एकदम बोले कि क्यों कह रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर साथ खड़ा, ये एक सच्चाई है। गुजरात में भी कॉर्पोरेट सेक्टर इनके साथ खड़ा था, देश में कॉर्पोरेट सेक्टर इनके साथ खड़ा है, इस बात से इनकार करने से कुछ नहीं है। आज जो बॉम्बे के अंदर स्टॉक एक्सचेंज में हो रहा है, वो इसका क्लियर इंडिकेशन है। और जो एफआईआईज और एफडीआईज ने एकदम 90% एफआईआईज का है, जो आज दिखा रहे हैं कि सूचकांक आगे बढ़ा है। तो ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स है, जिनके साथ मोदी पूरी तरह से खड़े थे, ये उनका भी हल्लाशेरी है जो उन्होंने इस ढंग से सपोर्ट दिया है। अपार्ट फ्रॉम जो सोशल इंजीनियरिंग थी, गुजरात मॉडल की और परिवारवाद की जो बात करते हैं, उनके मैं सीधा सीधा कहना चाहती हूँ, एक परिवारवाद को आप अटैक करते हैं, लेकिन आप नागपुर से परिवारवाद को चलाते हैं। आप पंजाब के अंदर जो परिवारवाद है उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये जो डबल स्पीक है इन लोगों की, ये ज्यादा देर कन्विंसिंग नहीं चलेगी। ये प्रैक्टिस है कि ये इशू है। वो तो कांग्रेस को आत्ममंथन करना है कि वो क्या सोचते हैं, कैसे अपनी लीडरशिप को कलेक्टिवली लाते हैं, नहीं लाते हैं, या फर्दर डूम होते हैं। उनके यहाँ भी क्राइसिस है। की उम्मीद अब कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी की उम्मीद कम्युनिस्ट पार्टी से होती है, जनता की होती है। जो मैंने पहले कहा, मैं बहुत आशावादी हूँ। मैं ये जानती हूँ अच्छे तरीके से कि हम जो मजदूरों में, किसानों में, आम जनता में काम कर रहे हैं, हमारी वहाँ जो पैच है, हमारी वहाँ जो वैलिडिटी है, वहाँ जो हमारी रेलेवेंस है, वो कम नहीं होगी, आने वाले दिनों में बढ़ेगी। इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में एनडीए गवर्नमेंट बना रही है, हमारा रोल बढ़ने वाला है। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में सीट कम होंगी, लेकिन हमारा जनता के बीच में रोल बढ़ने वाला है। और मैं आशावादी, जो मैंने बोला, मैं फिर से एक बात दोहराना चाहती हूँ कि इस देश के अंदर जो कम्युनल है, गांधीनगर से लालकृष्ण आडवाणी, एक मिनट, गांधीनगर से लालकृष्ण आडवाणी जीत गए। कम्युनलिज्म की पॉलिटिक्स। अच्छा, ये खबर सुन लीजिए, खबर सुन लीजिए। गांधीनगर से लालकृष्ण आडवाणी जीत गए हैं, ये खबर है। और अहमदाबाद में ही, गांधीनगर में ही हमारे सहयोगी अभिषेक ने बात की है नरेंद्र मोदी की माताजी से। आइए सुनते हैं। नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा था वो अब साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहें कि साफ है कि एनडीए को और बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ उनकी मां हीराबा मौजूद है, उनके भाई पंकज जी मौजूद है, पंकज मोदी जो उनका पूरा परिवार, उनकी भाभी मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यह उनकी मां, अब जो उनका बेटा बाकायदा प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, उनके पहले हम उनसे इंडिया न्यूज से खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इनसे जानते हैं क्या आशीर्वाद के तौर पर पहले बोलना चाहेंगी। माता जी क्या कहेंगी, मोदी साहब प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? મોદી હારામાં હારું કામ કર્યું છે ગુજરાતનું, અને આ એ કરશે. આઓના જેવું કામ કોઈ રાજાએ કર્યું નથી. એટલો બધો આગળ વધી ગયો છે આત્માથી. कुछ आपने बहुत परिश्रम किए हैं, बहुत तकलीफें झेली हैं. મારો આશીર્વાદ છે એને, મારા આશીર્વાદથી પ્રભુ એને મેર કરશે. और आप क्या, माता जी ने क्या कहा, अगर हिंदी में बताएं आप। माता जी ने बताया कि इन्होंने काफी मेहनत की है और उनके आशीर्वाद उनके साथ है तो आगे बढ़ेंगे। आज तक भारत की राजनीति में किसी भी प्रधानमंत्री ने जो काम नहीं किए हैं, इससे भी ज्यादा बहुत अच्छे काम नरेंद्र भाई करेंगे। तो माता जी को आशीर्वाद दिए उनको। आप एक भाई के नाते कितनी खुशी आपके पूरे परिवार में हो रही है, कितनी खुश आज बहुत होंगे? कभी हमने स्वप्नों में भी सोचा ही नहीं था कि हमारे परिवार का कोई व्यक्ति यहाँ तक पहुंचेगा। अब जब नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच रहे हैं तो स्वाभाविक है कि पूरे परिवार को बहुत ही खुशी है। क्या तैयारियां कर रखी है आप लोगों ने पूरे घर में? नरेंद्र भाई यहाँ आने वाले हैं, कभी भी पहुंच जाएंगे, क्या तैयारियां हैं और कैसे उनसे मुलाकात की जाएगी? माता जी किस तरह से, क्या कुछ अगर बताना चाहें? एक हमारे यहाँ परंपरा है, संस्कार है, संस्कृति है।
इसके मुताबिक नरेंद्र भाई माता जी के आशीर्वाद लेंगे। और जिस प्रकार से खुशी का माहौल खड़ा हुआ है, बच्चे लोगों ने पहले से ही पटाखे लाकर रख दिए हैं, पटाखे छोड़ेंगे। मिठाई घर में बन रही है तो चलो मिठाई खाएंगे, मिठाई बांटेंगे। गुजरातियों में कहा जाता है खाखरा फाफड़ा तमाम चीजें बहुत प्रसिद्ध है। क्या कुछ बनाया भाभी जी आपने कुछ मोदी जी के लिए? हमने तो लड्डू बनाए हैं भाई साहब के लिए। क्या कुछ आपने भी कुछ मंगाया या कुछ बनाया है? बहुत, क्योंकि मोदी जी को भी साथ बात कुछ मिठाइयों में कहें कुछ क्या पसंद है उसमें? खाने में तो नरेंद्र भाई को खिचड़ी ही पसंद है, लेकिन आज खुशी का माहौल है, खुशी का दिन है तो लड्डू बनाए हैं, लड्डू सब खाएंगे। अगर थोड़ा सा अलग सवाल पूछूं, क्या लगता था कि जो ये सपना वास्तव में अपना एक सपना था, क्या लगता है इतने विरोध हुए, इतने तमाम हुए कि मोदी जी के बारे में जो चुनाव उन्होंने बड़ा प्रचार प्रसार किया, कांग्रेस से तमाम चीजें हो, क्या लग रहा था कि जो वास्तव में आप लोगों के परिवार के नाते क्या लग रहा था कि ये सब सही में सही हो जाएगा? जिस प्रकार से सफलता मिल रही है इसके लिए मैं भारत की जनता को प्रणाम करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं मैं। क्या अगर एक परिवार के नाते एक आखिरी सवाल क्या कि अगर मोदी जी आप लोगों को 7 RCR बुलाते हैं तो क्या जाएंगे 7 RCR उनके साथ रहने के लिए? बस अभी तो आपके सामने बैठे हैं। धन्यवाद इंडिया से बात करने के लिए। इनकी माता जी मौजूद हैं और बाकायदा साफ तो समझ सकते हैं कि माता जी कितनी खुश आज हैं, देख सकते हैं पूरी, और भगवान से दुआ कर रही हैं कि जल्द से जल्द और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए अपने बेटे नरेंद्र मोदी को देखें। कैमरामैन फिरोज के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, गांधीनगर। आप लेके जा रहे हैं देवी की कृपा से और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता का पूरा आशीर्वाद और प्यार, यही चीज है जिसकी वजह से मैं मानती हूँ कि हमारे मिशन 25 पूरा होगा। अब राजस्थान और देश के अच्छे दिन आने वाले हैं। आ चुके हैं। मैम, आप पूजा करके भी लौट रहे हैं तो आपको लगता है देवी माँ हमेशा आपके साथ रही हैं इस चीज को लेकर? नहीं, ये खाली मांगने वाली बात नहीं है, मेरी आस्था है जी। और मैं मानती हूँ कि उनका आशीर्वाद होता है तो सब चीज वैसे ही फलता है, और अभी तक मेरे को लेट डाउन नहीं किया जी। मैम, मोदी जी को जिस तरह से पूरे देश ने समर्थन दिया, आपको लगता है कि एक देश की जनता कहीं न कहीं पूरे कांग्रेस, महंगाई, तमाम चीजों से? ऑफ कोर्स ये जीत बहुत जोरदार तरीके से नरेंद्र मोदी जी की है। इन्होंने तो पूरे हमारे देश को इलेक्ट्रीफाई किया है, ये ऑर्डिनरी बात नहीं है। और मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जैसी डिसिप्लिन कार्यकर्ता की सेना उनके पीछे लगी, सामने वो थे और देश भर का आशीर्वाद था, तो फिर व्हाट कैन गो रॉन्ग। थैंक यू वेरी मच मैम। राजे को और इलेक्शन ब्रेकिंग ये है कि देश की 4 VIP सीट्स का क्या हाल है हम आपको बता रहे हैं। वाराणसी से मोदी करीब 1 लाख वोटों से आगे हैं, उनके पीछे अरविंद केजरीवाल चल रहे हैं। अमेठी से राहुल गांधी 11,000 वोटों से आगे हैं दीपक, और रायबरेली से सोनिया गांधी 1 लाख वोटों से आगे हैं। आजमगढ़ से मुलायम 8,000 वोटों से आगे हैं, पहले पीछे चल रहे थे, तीसरे नंबर पर चले गए थे। देश की 4 VIP सीट का हाल। वाराणसी से मोदी करीब 1 लाख वोटों से आगे हैं। अमेठी से राहुल गांधी 11,000 वोटों से आगे हैं, मात्र 11,000 वोटों से पीछे भी रह चुके हैं स्मृति ईरानी से। रायबरेली से सोनिया 1 लाख वोटों से आगे हैं। आजमगढ़ से मुलायम 8,000 वोटों से आगे हैं, पीछे रह चुके हैं रमाकांत यादव से। ये है देश की 4 VIP सीटों का हाल। देश की भी अब हो गई, देशी की माने। दीपक जी, इस चुनाव में अभी तक 6 पार्टियां साफ हुई है, अभी तक, अभी आओगा देखेंगे। बसपा लगभग खत्म है यूपी से, RLD पूरी तरह खत्म है, द्रमुक खत्म है, झारखंड मुक्ति मोर्चा खत्म है, नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म है, AGP खत्म है। अभी तक इतना निकाला हूँ, फिर मैं ढूंढ रहा हूँ। नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे अभी पार्टियां केवल एक कहिए कि पार्लियामेंट से गायब हो गई है जम्मू कश्मीर में। अच्छा, कांग्रेस की बात आप कर। पार्टी नहीं खत्म हो जाती हारने से। द्रमुक पहले भी खत्म हुई, 0 सीट आई थी, कई बार आई है। इस चुनाव में चुनावों में पार्लियामेंट से साफ पार्टी नहीं खत्म होती। और नरेंद्र भाई के नेतृत्व में NDA के हमारे पूरे पार्टियों के साथ लोगों के मन में एक अपेक्षा निर्माण हुई कि देश का भविष्य ये बदल सकते हैं, और इसीलिए लोगों ने हमको वोट दिया है, बहुत अच्छे वोट दिए और बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं। हम सुखी, समृद्ध और संपन्न और शक्तिशाली हिंदुस्तान बनाएंगे जो भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त होगा। और जो हमने स्लोगन दिया था कि अच्छे दिन आएंगे, अब वो अच्छे दिन आने की शुरुआत हुई है। और मेरा विश्वास है कि हिंदुस्तान के गांव, गरीब, मजदूर और किसान का भविष्य बदलेगा
और हिंदुस्तान दुनिया के नंबर 1 की ताकत बनेगा। आप भी नागपुर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, आपके अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त? मैं पूरा अभी तो काफी अच्छे लीड पर हूं और मुझे 1 लाख से ज्यादा वोटों से लीड पर हूं और मैं अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत रहा हूं और इसका मुझे बहुत खुशी है और मैं नागपुर की जनता का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एनडीए साफ बहुमत की ओर आगे बढ़ रहा है और कोई दलों को साथ मिलेंगे? देखिए, हमारे हर समय ये भूमिका रही है। वैसे एनडीए बहुमत है, मिला है हमको और शायद बीजेपी को अपने ताकत पर भी बहुमत मिल जाएगा। फिर भी हम हमारे साथ जो आएंगे उनको साथ लेकर देश के भविष्य के लिए, देश के विकास के लिए सब लोग मिलकर आगे काम करेंगे, यही हमने तय किया। आप दिल्ली कब जा रहे हैं? मैं कल सुबह जाऊंगा।